राघव अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है और वो अपने दुख को मिटाने के लिए शराब का सहारा लेता है। एक रात जब वो बार में बैठकर शराब पी रहा था, तभी उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की आती है जो कि उसे इशारे से अपनी तरफ बुलाती है। राघव शराब का गिलास पूरा गटक लेता है, हाथ में शराब की बोतल लेता है और उस लड़की की तरफ जाने लगता है। जैसे ही राघव उसके पास जाता है, वो लड़की बार से बाहर सड़क पर आ जाती है और इशारों इशारों में राघव को अपनी तरफ बुलाती है। राघव अब उसके पीछे पीछे जा रहा है। तभी उसे पुलिस की गाड़ी का सायरन बजते हुए सुनाई देता है। पुलिस की गाड़ी देखते ही उसका स्वभाव बदलने लगता है। उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता है। ऐसा लगता है उसने अपने किसी दुश्मन को देख लिया हो। जैसे ही पुलिस की गाड़ी निकल जाती है, वो देखता है तो उसे अपने सामने लड़की दिखाई नहीं देती। वो नशे की हालत में बड़बड़ाते हुए आगे की तरफ जाता है। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये पुलिस वाले चोर हैं, सब के सब साले चोर हैं। हमारे देश में तो सबसे बड़े चोर पुलिस वाले ही हैं। इन्होंने ही सारे देश को बदनाम कर रखा है। राघव जोर जोर से पुलिस वालों को गाली दे रहा था। राघव के हाथ में शराब की बोतल थी। अभी अगर कोई पुलिस वाला मुझे मिल जाए तो छोड़ूंगा नहीं उसे। सब के सब एक जैसे हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे। मेरा बस चले तो पहले इन्हीं को फांसी पर लटका दूं, फांसी पर। तभी राघव के सामने सड़क पर एक साया दिखाई देता है। वो ध्यान से उसे देखता है, पर उसे किसी का भी शरीर नजर नहीं आता। वो उसे नजरअंदाज करके आगे जाने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। मेरे पास आओ राघव, मेरे पास आओ। कौन है? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आओ मेरे पास आओ। इस आवाज में एक दर्द भरी पुकार है जो राघव को अपनी तरफ खींच रही है। राघव धीरे धीरे उस आवाज की तरफ जाने लगता है। वो चलते चलते सड़क से अलग एक शमशान घाट की तरफ जाने लगता है। तभी राघव को एक आदमी आवाज लगाता है। ओ भाई, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? राघव उस आदमी की बात को नहीं सुनता है और शमशान घाट की तरफ मुड़ जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने राघव को अपने वश में कर लिया हो और उसका अपने दिमाग पर कोई भी कंट्रोल ना हो। जब वो आदमी देखता है कि राघव के पैर लड़खड़ा रहे हैं, तो वो समझ जाता है कि राघव ने शराब पी रखी है। वो उसे एक बार फिर से तेज आवाज में पुकारता है। अरे भाई, इतनी रात गए शमशान घाट की तरफ क्यों जा रहे हो? राघव इस बार भी उस आदमी की बात पर गौर नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। लगता है ये बेवड़ा है, ज्यादा पी लिया और ये घर का रास्ता भूल गया। अरे भाई, कौन हो तुम और इतनी रात गए शमशान घाट की तरफ क्यों जा रहे हो? राघव उस आदमी को सिर से लेकर पैर तक देखता है, पर कुछ बोलता नहीं। अरे भाई, गूंगे हो क्या? तुम्हारा घर बार नहीं जो इतनी रात को शमशान घाट जा रहे हो? उस आदमी की इन बातों से राघव अपनी चुप्पी तोड़ता है। मैं शमशान घाट जाऊं या फिर मंदिर जाऊं, तुमसे मतलब? अरे भाई, अजीब आदमी हो यार। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि कहीं तुम रास्ता ना भटक गए हो। मुझे कोई शमशान घाट की तरफ बुला रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। आदमी समझ जाता है कि जरूर कोई भूत है जो राघव को अपने वश में करना चाहता है। इसलिए वो राघव को अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाने लगता है। पर जैसे ही ये मुड़कर वापस आने के लिए होते हैं, तभी इन्हें किसी के सिसकने की आवाज आती है। आवाज सुनकर राघव वापस शमशान घाट की तरफ मुड़ जाता है। देखो, कोई तकलीफ में है
मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। अरे पर ये जगह ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, क्या पता कोई यहाँ पर फंस गया हो। अरे इस जगह के बारे में बहुत से डरावने किस्से और कहानियां हैं, यहाँ पर रात को जाना ठीक नहीं है। वो आदमी राघव का हाथ पकड़कर उसे इस जगह से बाहर सड़क की तरफ ले जाने लगता है। तभी इनको किसी के रोने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर दोनों रुक जाते हैं। आदमी समझ जाता है कि जरूर इनके आसपास कोई साया है, इसलिए वो तेज तेज कदमों से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब जैसे ही ये कुछ कदम आगे जाते हैं, सामने धुआं उठते हुए दिखता है। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता कि अचानक ये धुआं कहाँ से आ गया। ये दोनों अपने दाएं हाथ की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर कुछ दूर पर इन्हें पता चलता है कि इन्होंने जहाँ से चलना शुरू किया था, ये फिर से उसी जगह पर वापस आ गए हैं। आदमी के अंदर का डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि आज हम शमशान घाट में फंस गए हैं। अब यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। तभी इन्हें दूर से एक लाइट चमकती हुई दिखती है, जो कि किसी गाड़ी की हेडलाइट की है, और एक हॉर्न सुनाई देती है, जिससे ये दोनों समझ जाते हैं कि उस तरफ सड़क है। सड़क का इशारा मिलने पर आदमी राघव का हाथ पकड़कर उसे सड़क की तरफ ले जाने लगता है। दोनों तेजी से चल रहे हैं। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? आवाज सुनने के बाद वो आदमी डर से कांपने लगता है, क्योंकि उसने इस जगह के बारे में बहुत डरावनी डरावनी कहानी सुनी है। इसलिए वो और तेज भागने लगता है। जैसे जैसे वो भागता है, आवाज और भी तेज और भयानक होती जाती है। मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ। कौन हो तुम? हमें जाने दो यहाँ से। तुम मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। सामने आओ, कौन हो तुम? अरे भाई पागल हो गए हो क्या? उसे क्यों बुला रहे हो? अपनी जानकारी नहीं है क्या तुम्हें? तभी एक साया ठीक उनके सामने आता है। उसे देखकर वो आदमी पीछे की तरफ भागने लगता है। कुछ दूर भागने पर साया अचानक से उसके सामने आ जाता है। मैंने बोला था ना, यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं। यहाँ से तुम मेरी मर्जी के बगैर नहीं जा सकते। वो साया उस आदमी को उठाकर जमीन पर पटक देता है। मुझे मत मारो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? साया इस आदमी को हवा में उठा देता है। तभी सामने से राघव आ जाता है। अरे क्या चाहते हो तुम? छोड़ दो इसे। राघव के कहने पर वो साया उस आदमी को छोड़ देता है। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। कैसा साथ? मुझे इंसाफ चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? जेल में कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ, जाकर मिलो उससे। जाओ। जेल में? हाँ, जेल में। पर कौन? ये तुम्हें वहीं जाकर पता चलेगा। जाओ, जल्दी जाओ। कोई बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है उस जेल में। उसका दम घुट रहा है। उसे बाहर निकालो। राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये साया आखिर उससे क्या चाहता है। पर मैंने तो कुछ क्राइम नहीं किया, फिर पुलिस वाले मुझे जेल में क्यों डालेंगे? जेल में जाने के लिए क्राइम नहीं करना पड़ता। बिना कुछ किए भी पुलिस वाले जेल में डाल देते हैं। नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहता। तुम्हें जाना पड़ेगा। कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखते ही देखते यहाँ पर एक तेज तूफान आता है। तूफान के थमने पर राघव देखता है कि वो साया अब गायब हो चुका है। तभी राघव को वो आदमी यहाँ से भागता हुआ दिखाई देता है। अरे अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ।
देखते ही देखते वो आदमी राघव की नजरों से ओझल हो जाता है। शमशान घाट से बाहर निकलने के बाद राघव का गुस्सा और भी बढ़ गया था और चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। इस समय उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नशे में पूरी तरह धुत है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पता नहीं वो घर तक सही सलामत पहुंच भी पाएगा या नहीं। तभी वो अपने हाथ में पकड़ी शराब की बोतल जोर से सड़क पर पटक देता है और बोतल टूट जाती है। चारों तरफ कांच बिखर जाते हैं। इसी तरह एक दिन इन पुलिस वालों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देश के सारे पुलिस वालों को खत्म कर दूंगा, खत्म। राघव पुलिस वालों को गाली दे ही रहा था कि तभी दो पुलिस वाले उसकी बात सुन लेते हैं। जब राघव बड़बड़ाना बंद करता है तो दोनों पुलिस वाले राघव के पास आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अबे बच के जाएगा कहाँ? तुझे आज जेल की हवा खिलाता हूँ, रुक। छोड़ दो मुझे। अब तेरी इतनी हिम्मत, बीच सड़क पर सरेआम पुलिस वालों की बेइज्जती करेगा? इतना कहकर दोनों हवलदार राघव को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। राघव उनसे छूटने की बहुत कोशिश करता है, पर उसके लड़खड़ाते पैर और नशे में धुत उसका शरीर उसका साथ नहीं देता। दोनों हवलदार राघव को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। सर, ये शराबी बीच सड़क पर शराब पीकर उधम मचा रहा था और पुलिस वालों को गालियां दे रहा था। गाली दे रहा था? वो भी पुलिस वालों को? हाँ साहब, और हमको मारने और खत्म करने की धमकी भी दे रहा था। इसने सड़क पर कांच की बोतल तोड़ दी और उसे देखकर कह रहा था कि पुलिस वालों के ऐसे ही टुकड़े करेगा। अच्छा बच्चू, तो ये बात है। चल, अब हम तुझे बताते हैं पुलिस की पावर क्या है, पुलिस वाले क्या चीज होते हैं। डाल दो इसको अंदर, सड़ता रहेगा साला। हवलदार राघव को अंदर कोठरी में बंद कर देता है। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना है। चारों तरफ काला घना अंधेरा छाया हुआ है। कहीं भी रोशनी की एक किरण तक नजर नहीं आ रही है। कोठरी में पूरी तरह सन्नाटा है। हवलदार बाहर से ताला बंद कर देता है और यहाँ से चला जाता है। कुछ देर तक तो काल कोठरी में पूरी तरह सन्नाटा छाया रहता है, पर थोड़ी ही देर में राघव को वहाँ किसी के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। राघव अंधेरे में ही उस आवाज के नजदीक जाने की कोशिश करता है। तभी वो आवाज राघव से दूर हो जाती है। अचानक वो सिसकने की आवाज रोने की आवाज में बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई औरत जोर जोर से रो रही हो, बिलख रही हो। राघव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब वो जेल के अंदर आया था तब तो वहाँ कोई भी नहीं था, पर अभी अचानक से यहाँ तरह तरह की डरावनी आवाज सुनाई दे रही है। कौन है वहाँ? जो कोई है सामने आओ। पर उस आवाज ने कोई जवाब नहीं दिया। अंधेरे में राघव पूरी तरह डरा था। डर के कारण उसका नशा पूरी तरह उतर चुका था और उसका चेहरा डर से लाल पड़ गया था। अरे मैं कहाँ? कौन है वहाँ? जो कोई है सामने आओ। अब धीरे धीरे जेल के चारों कोनों से रोने की आवाज तेज होने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि राघव के कानों से दिल में उतर रही थी। राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, यहाँ कोई भूत है, मुझे बाहर निकालो, कोई तो बचाओ बचाओ। जब राघव चिल्लाने लगता है तो अचानक से आवाज शांत हो जाती है। आवाज के शांत होने पर राघव भी चुप हो जाता है। तभी उसे कुछ दूर कोने में एक रोशनी दिखाई देती है। जैसे ही राघव उस रोशनी को ध्यान से देखता है,
तो उसके पीछे उसे एक काला साया दिखाई देता है जो कि एक औरत का था। राघव उसको ध्यान से देखता है जो कि हिल रहा है। राघव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। राघव धीरे से उस साये के पास जाता है। कौन हो तुम? पर वो साया कोई भी जवाब नहीं देता। राघव एक बार फिर से पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? इस बार भी वो साया चुप रहता है। मेरा नाम राघव है। इन पुलिस वालों ने बिना कुछ किए ही मुझे यहाँ बंद कर दिया। राघव इससे आगे कुछ बोल पाता तभी वो साया बोलने लगता है, यही मेरे साथ भी हुआ था। मेरा कोई भी कसूर नहीं था, फिर भी मुझे जेल में बंद कर दिया गया। पर मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी और इस काम में मेरी मदद करोगे तुम। मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? क्योंकि तुम भी इन पुलिस वालों से नफरत करते हो और मैं भी। तुम भी इन्हें खत्म करना चाहते हो और मैं भी इनकी जान लेना चाहती हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं पुलिस वालों से नफरत करता हूँ? मैं सब कुछ जानती हूँ। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्या करोगे मेरा नाम जानकर? साये के रूप में वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है और जेल के अंदर उसकी हंसी गूंजने लगती है। राघव कुछ समझ पाता और कुछ बोल पाता इससे पहले हवलदार जेल के दरवाजे पर डंडा बजाता है। क्या रे बेवड़े, किससे बातें कर रहा है? हाँ? उस औरत से। कौन सी औरत? अबे जेल में भी तुझे नशा चढ़ा हुआ है क्या? कोठरी के अंदर जाकर भी तेरा नशा नहीं उतरा लगता है। मैंने तुझे अकेले बंद किया है, वहाँ क्या भूत से बातें कर रहा है? नहीं, मैं तो उस औरत से बातें कर रहा हूँ। कौन औरत? वहाँ देखो, कोने में बैठी है। राघव दूसरी तरफ मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। ये देखकर राघव पूरी तरह चौंक जाता है। अरे अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? अभी तो मुझसे बातें कर रही थी। अबे लगता है कच्ची दारू पीता है तू। इसको अकेले कमरे में भी औरत दिखाई देती है, बताओ। नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा। अगर झूठ नहीं बोल रहा तो ठीक है, रह फिर उसी के साथ इस कोठरी में। और इतना कहकर हवलदार वहाँ से चला जाता है। कौन हो तुम? कहाँ चली गई? मेरे सामने आओ। तभी कोठरी के एक कोने में फिर से आवाज सुनाई देती है, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। क्या चाहती हो तुम? बस तुम्हारा साथ, ताकि मैं पुलिस स्टेशन के सभी पुलिस वालों को मौत के घाट उतार सकूं। पर तुम भी तो पुलिस वालों को मारना चाहते हो ना? हम दोनों साथ में मिलकर इन्हें मौत की घाट उतार देंगे। तभी राघव के शरीर में कुछ हलचल पैदा होती है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके शरीर में कोई आत्मा घुस गई हो। उसके नाखून लंबे होने लगते हैं, उसके बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं। उसकी आवाज भी औरतों की तरह हो जाती है। जैसे ही राघव का पूरा शरीर रूपांतरित हो जाता है, वो जोर से चिल्लाता है, तभी अचानक से काल कोठरी के ताले टूटने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर हवलदार कोठरी के पास आ जाता है और राघव का ये रूप देखकर पूरी तरह घबरा जाता है। राघव अपने हाथों से हवलदार का गला पकड़ता है और उसे हवा में ऊपर उठा देता है। अरे 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 छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, मुझे क्यों मार रहे हो? रात का वक्त था। राघव अपने आप से बातें कर रहा था और सभी पुलिस वाले अपनी अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे। ये लोग पुलिस स्टेशन को ताला लगाकर बाहर निकल ही रहे थे कि तभी इन्हें किसी के बात करने की आवाज सुनाई देती है। सभी पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि राघव अकेला किससे बातें कर रहा है। साहिब, ओ साहिब, ये लगता है बेवड़ा पागल हो गया है, अकेले में बातें करता रहता है। तुम भी किस पागल को उठा कर ले आए हो? ये तो हमारा जीना आराम कर देगा। जाओ जाकर उसे चुप कराओ।
हवलदार जैसे ही राघव की कोठरी के पास आता है तो देखता है कि राघव का शरीर पूरी तरह से बदल चुका है। उसके बाल लंबे हो गए हैं और वो अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रहा है और उसकी आवाज औरतों की तरह निकल रही है। राघव की कोठरी का ताला टूटा हुआ है, जिसे देखकर हवलदार चौंक जाता है। ये ताला कैसे टूट गया? राघव मुड़ता है और हवलदार को घूरने लगता है। हवलदार चाबी लेकर ताला बंद करने लगता है कि तभी राघव कोठरी के दरवाजे पर एक जोर से लात मारता है और कोठरी का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। दरवाजा टूटने के साथ साथ हवलदार भी दूर जाकर गिर जाता है। राघव औरतों वाली आवाज में बोलता है, मुझे जेल में बंद करेगा? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और राघव हवलदार की तरफ बढ़ने लगता है। राघव का ये बदला हुआ रूप देखकर हवलदार के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर राघव को ये क्या हो गया है। राघव हवलदार को पकड़ता है और उसे हवा में उठा देता है। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। राघव हवलदार को जमीन पर पटक देता है। पागल हो गया क्या? मुझे क्यों मार रहा है? राघव हवलदार को कोठरी के अंदर घसीटता है और बाहर से ताला लगा देता है। हवलदार अंदर से चिल्लाने लगता है, ये खोल मुझे, खोल! अरे बाहर निकालो मुझे! चिल्ला मत। अबे तू पागल हो गया क्या बेवड़े? मैं तेरे को जान से मार डालेगा। खोल मुझे! मुझे मारेगा? आजा, मार मुझे। राघव जेल का ताला खोल देता है और हवलदार के पास जाता है। हवलदार राघव का कॉलर पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। अब नहीं छोड़ेगा मैं तेरे को खत्म कर देगा। मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ, मुझे क्या मारोगे? कौन है रे तू? मैं वही हूँ जिसे तुमने झूठे इल्जाम में जेल में डाला था और मैंने इसी जेल में खुदकुशी कर ली थी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। राघव के अंदर की आत्मा अपने बारे में बता ही रही थी कि तभी हवलदार मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है। राघव लपक कर उसकी टांग खींच लेता है और हवलदार नीचे गिर जाता है। राघव उसकी टांग को हाथ से पकड़कर उसे हवा में उठा देता है और उसको तेजी से जेल की सलाखों पर पटकता है। हवलदार का सिर लोहे की सलाखों से लगकर फट जाता है और उसके सिर से खून बहने लगता है। ये छोड़ मुझे, छोड़ दे मुझे माफ कर दे। राघव बहुत गुस्से में है, इसलिए वो हवलदार की कोई बात नहीं सुनता और पास में पड़ा हवलदार का डंडा उठाता है और उसी डंडे से जहां हवलदार के सिर पर चोट लगी है जोर जोर से मारने लगता है। हवलदार चिल्लाता है, नहीं, मत मारो, मुझे मत मारो। देखते ही देखते हवलदार मर जाता है। राघव हवलदार की लाश को घसीटकर पुलिस स्टेशन के बाहर टांग देता है और खुद अंदर जेल के अंदर चला जाता है। राघव के अंदर जाते ही जेल का दरवाजा बंद होता है और दरवाजे पर ताला लग जाता है। अगले दिन जब पुलिसकर्मी पुलिस स्टेशन आते हैं तो यहाँ का नजारा देखकर चौंक जाते हैं। ये देखिए, किसी ने हवलदार को मार दिया। किसने किया ये सब? पता नहीं सर, मैं अभी आया और आते ही मेरी नजर हवलदार की लाश पर पड़ी। लाश को नीचे उतारो। इंस्पेक्टर देखता है कि हवलदार की लाश लटकी हुई है। ठीक से पुलिस स्टेशन की तलाशी लो, खूनी ने जरूर कोई सुराग छोड़ा होगा। ठीक है सर। 2 पुलिसकर्मी मिलकर हवलदार की लाश को नीचे उतारते हैं। दोनों पुलिसकर्मी पुलिस स्टेशन में छानबीन करने लगते हैं, पर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिला सर। लगता है खूनी बहुत चालाक है, पर वो जो कोई भी है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर हवलदार की मौत का पता लगाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं ढूंढ पाता। रात हो जाती है। इंस्पेक्टर पुलिसकर्मी को आवाज लगाता है, इधर आओ। जी साहब। ये खाना ले जाकर राघव को दे। पुलिसकर्मी खाने की थाली को उठाकर राघव के पास जाता है। राघव जेल के एक कोने में बैठा हुआ है। खाना खा ले। राघव पुलिसकर्मी की ओर नहीं देखता है और ना ही कोई जवाब देता है।
पुलिसकर्मी खाने की थाली को जमीन पर रख देता है। खाना है तो खा, नहीं तो भूखे मर जा। पुलिसकर्मी जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है कि तभी राघव तेजी से उसके पीछे आता है और अपने बाजू से उसका गला दबा देता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। राघव ने पुलिसकर्मी का गला पूरी ताकत से दबाया है। पुलिसकर्मी तड़पने लगता है और उसके पैर से थाली को लात लगती है और थाली दूर जाकर गिरती है। थाली के गिरने की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर भी वहां आ जाता है। इंस्पेक्टर राघव को एक लात मारता है और राघव दूर जाकर गिरता है। अच्छा किया जो तू भी साथ आ गया। इससे पहले इंस्पेक्टर राघव को नुकसान पहुंचा पाता, राघव सलाखों से एक लोहे की रॉड निकालता है और इंस्पेक्टर के घुटने में गाड़ देता है, जिससे इंस्पेक्टर के घुटने से खून बहने लगता है। कौन है तू और क्यों मार रहा है मुझे? मेरा नाम चेतना है। मैं वही हूँ जिसे 2 साल पहले तुम लोगों ने झूठा इल्जाम लगाकर जेल में डाल दिया था और मैंने जेल में ही खुदकुशी कर ली थी। नहीं, तुम वो नहीं हो सकती। मैं ही हूँ चेतना। राघव इंस्पेक्टर के घुटने से लोहे की रॉड निकालकर उसे इंस्पेक्टर के गले में घुसा देता है। दूसरी तरफ पुलिसकर्मी यहाँ से भागने लगता है तो राघव रॉड को उसके पीछे फेंकता है और वो रॉड पुलिसकर्मी की पीठ में घुस जाती है, जिससे उस पुलिसकर्मी की वहीं मौत हो जाती है। अगले दिन सभी अखबारों में यही खबर छपती है कि पुलिस स्टेशन में सभी पुलिस वालों को किसी ने मार डाला है। बहुत सुना है इस चौकी के बारे में कि यहाँ पर रहस्यमय तरीके से पुलिस वालों की मौत होती है। हाँ साहब, ये थाना तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आप खामखा हमें यहाँ ले आए। क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? ऐसी बात नहीं है साहब, पर क्या? साहब, जो पिछला इंस्पेक्टर था वो भी आप ही की तरह निडर और बहादुर था, लेकिन किसी ने बहुत बुरे तरीके से बेचारे को मार डाला। तुम इंस्पेक्टर शिवराज सिंह के साथ हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, समझे? समझ गया साहब। क्या अभी भी दिमाग में कोई डर है? कोई डर नहीं साहब। ठीक है, जाओ अपना काम शुरू कर दो। जी साहब। नए इंस्पेक्टर शिवराज सिंह के आने से पुलिस थाने में एक अलग ही तरह की चहल पहल थी। सब कुछ सही चल रहा था, पर जैसे ही रात का वक्त हुआ पुलिस थाने में अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। सबसे पहले तो पुलिस थाने की लाइट चली गई। लाइट को क्या हो गया? शायद मीटर में कुछ गड़बड़ है साहब। हवलदार मीटर रूम में जाता है और तारों को चेक करने लगता है। यहाँ तो सब ठीक लग रहा है, तो फिर लाइट क्यों नहीं आ रही? लगता है मेन लाइन ही खराब है। हवलदार वापस इंस्पेक्टर शिवराज के पास आता है। साहब, लगता है मेन लाइन में ही गड़बड़ है। इसे तो बिजली विभाग वाले ही आकर ठीक करेंगे। ठीक है, मोमबत्ती जला दो। हवलदार अलमारी से मोमबत्ती निकालता है और कुछ मोमबत्तियां जलाता है। मोमबत्ती जलने से थाने में हल्की सी रोशनी हो जाती है। साहब, भूख लगी है। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। चलो खाना खाते हैं। इंस्पेक्टर और हवलदार टिफिन निकालकर खाना खाने के लिए बैठते हैं। अरे, हम तो उस कैदी राघव को भूल ही गए। जाओ उसे भी खाना दे दो। ठीक है साहब। हवलदार एक टिफिन लेकर राघव के पास जाता है। ये लो, साहब ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। मुझे नहीं चाहिए खाना। इंस्पेक्टर साहब ने बोला खाना देने के लिए। खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे रहो। मेरा क्या। जैसे ही हवलदार वापस आने लगता है, राघव खाने का टिफिन उठाकर फेंक देता है। अरे पागल है क्या? एक तो साहब ने इतने प्यार से तेरे लिए खाना भेजा था और तूने वो खाना फेंक दिया। तुम जैसे लोग लात घूंसे के लायक हो, खाने के नहीं। हवलदार की बात सुनकर राघव को गुस्सा आ जाता है और वो हवलदार को एक जोरदार का मुक्का मारता है। मार डाला, मार दिया रे। कौन है रे तू? हवलदार अपना डंडा राघव की तरफ फेंकता है, पर वो डंडा राघव पर लगने से पहले ही हवा में रुक जाता है, जिसे देखकर हवलदार डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। भूत भूत भूत। हवलदार का चिल्लाना सुनकर इंस्पेक्टर शिवराज दौड़ते हुए वहां आ जाता है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? साहब, ये आदमी नहीं, भूत है, भूत।
कौन है भूत? कहाँ है भूत? ये है साहब, आपकी आंखों के सामने। क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा हूँ साहब, ये सच में भूत है। जेल में रहकर इस बेचारे की हालत किसी मरीज के जैसी हो गई है। ये भूत कैसे हो सकता है? तभी राघव हंसने लगता है। ये सच कह रहा है, मैं भूत हूँ। यकीन नहीं आ रहा क्या? राघव अपने हाथ आगे करता है और उसके नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। मैं कह रहा था ना, देखा साहब, मैं कह रहा था ना आपसे, यही भूत है। हाँ, मैं ही हूँ भूत, और आज मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। राघव अपने नाखून हवलदार के गले की ओर बढ़ाने की कोशिश करता है। तभी इंस्पेक्टर शिवराज उसे रोक लेता है। खबरदार ऐसी हरकत की तो क्या करेगा मेरा? मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तू मुझे खत्म करेगा? राघव अपने दोनों हाथों से इंस्पेक्टर शिवराज को घूंसा मारता है। अब राघव हवलदार की तरफ बढ़ता है। ये देखकर हवलदार डर जाता है। मैंने क्या किया तुम्हारा? प्लीज मुझे मत मारो। राघव हवलदार की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी इंस्पेक्टर शिवराज बीच में आ जाता है और राघव को एक जोरदार लात मारता है, जिससे राघव दूर जाकर गिर जाता है। तू मुझे मारेगा? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। राघव के मुंह से लड़की वाली आवाज सुनकर इंस्पेक्टर शिवराज थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी राघव अपने जादू से एक तेज धारदार चाकू निकालता है और इंस्पेक्टर शिवराज की तरफ बढ़ने लगता है। इंस्पेक्टर शिवराज समझ जाता है कि राघव के अंदर कोई आत्मा घुसी है, इसलिए वो भूतों वाला मंत्र पढ़ता है। ओम क्लीम ब्लीम स्वाहा। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। कौन हो तुम जो इस लड़की के शरीर में घुसे हो? मैं चेतना हूँ। देखते ही देखते राघव लड़की बन जाता है। इस लड़के के शरीर में क्यों घुसी हो? पुलिस वाले ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल में डाला और मैंने जेल में आत्महत्या कर ली। अब मैं किसी भी पुलिस वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे साथ गलत किया था, उनको तुम पहले ही मार चुकी हो। अब चली जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। इस शहर के सारे पुलिस वालों को खत्म किए बिना नहीं जाऊंगी। मेरे होते हुए ये कभी नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर शिवराज तेजी से मंत्रों का जाप करता है, जिससे चेतना जोर जोर से तड़पने लगती है और चेतना की आत्मा राघव के शरीर को छोड़ देती है। तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई मामूली पुलिस वाला हूँ? तुम्हारे जैसी कई आत्माओं को ठीक किया है मैंने। ये तूने ठीक नहीं किया इंस्पेक्टर। मैं आऊंगी, इसका बदला लेने मैं जरूर आऊंगी और फिर मैं तुझे खत्म कर दूंगी। नहीं, अब तुम कभी वापस नहीं आ सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर का अंतिम संस्कार कर दूंगा, जिससे तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाएगी। इंस्पेक्टर शिवराज पुलिस स्टेशन के पीछे चेतना की गड़ी हुई लाश को निकालता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। अंतिम संस्कार होने से चेतना की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अखबार में ये छपता है कि जो भी पुलिस वाले पुलिस चौकी में मरे हैं, उनकी मौत के जिम्मेदार वो खुद हैं, क्योंकि उन्होंने किसी निर्दोष पर झूठा इल्जाम लगाया था। इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से चेतना से माफी मांगता है